नमस्कार। आज का टॉपिक है एयर कंडीशनर। एयर कूलर के बाद एयर कंडीशनर के टॉपिक में आपका स्वागत है। इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, बने रहिएगा शुरू से अंत तक। चलिए, एयर कंडीशनिंग आपने सुना होगा। हेयर कंडीशनिंग, हेयर कंडीशनिंग क्या होता है? वो बाल का कंडीशनिंग होता है। बाल को कंडीशनिंग करके बाल को अच्छा बनाते हैं हम लोग, बाल को अच्छा बनाते हैं। उसी प्रकार एयर कंडीशनिंग में हम लोग हवा को अच्छा बनाते हैं। रूम के अंदर की हवा को अच्छा बनाते हैं। अच्छा कैसे बनाते हैं? उसमें से गर्मी और नमी, नमी मतलब पानी का मात्रा जो हवा में होता है उसको कंट्रोल करते हैं। गर्मी का मतलब पता ही है आपको, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। गर्मी जब आपको पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है आदमी के रूम का, आदमी के बॉडी का टेम्परेचर। इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो आदमी को बेचैनी महसूस होता है। उसी प्रकार नमी अगर ज़्यादा हो हवा में और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो तो आपको पसीना तो आता है, लेकिन पसीना सूखता नहीं, उसका वाष्पीकरण नहीं होता और आपको बेचैनी होता है। तो इसीलिए नमी का भी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आपका पसीना आपको बेचैन कर देता है। इसीलिए नमी का कंट्रोल हम लोग एसी के द्वारा करते हैं ह्यूमन कंफर्ट के लिए। चलिए, एसी का बेसिक प्रिंसिपल अब देखते हैं क्या होता है। एसी क्या करता है? रूम के अंदर की हवा में जो गर्मी होता है उसको रूम के बाहर फेंक देता है। ठीक है, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और जब रूम के हवा में जो गर्मी होता है उसको बाहर फेंक देंगे तो रूम में देखिए ठंडा हवा सर्कुलेट हो जाता है। एसी के द्वारा ही ये सर्कुलेशन होता है। तो ये होता है एसी में। इसके पहले मैंने पहले वाले वीडियो में कूलर में बताया था। कूलर में क्या होता है? गर्म हवा को लिया जाता है कूलर के माध्यम से। अब जब कूलर में ये गर्म हवा आता है तो कूलर के पैड में, कूलिंग पैड में पानी होता है। पानी का वाष्पीकरण होता है गर्म हवा के गर्मी से, और वाष्पीकरण होके वाष्प ऊपर चला जाता है और आपको रूम के अंदर ठंडी आर्द्र नमी युक्त हवा मिलती है। ये होता है कूलर में। एसी में हम लोग को बाहर की हवा की जरूरत नहीं होती। रूम एसी का अगर बात करें तो रूम के अंदर की ही हवा को हम लोग ठंडा कर देते हैं, उसमें नमी को भी दूर करते हैं, तो हम लोग को आराम पहुंचता है रूम एसी के द्वारा। अब आपको बताते हैं कि ये काम करता कौन है। रूम का जो अंदर का गर्मी है उसको बाहर कौन फेंकता है? वो करता है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। आप फ्लूइड किसको बोलते हैं? फ्लूइड गैस प्लस लिक्विड को बोलते हैं। मतलब वो गैस के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकता है और लिक्विड के भी रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। अब आइए रेफ्रिजरेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। रेफ्रिजरेंट है क्या? रेफ्रिजरेंट जैसा कि मैंने बताया एक फ्लूइड है जो लिक्विड प्लस गैस दोनों में एग्जिस्ट करता है और उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की काबिलियत इसमें होती है। रूम के अंदर से, एसी का बात करें तो उसमें रूम के अंदर से रूम के बाहर तक उष्मा को ले जाता है और हवा को सर्कुलेट किया जाता है, तभी हमको ठंडा महसूस होता है। रेफ्रिजरेंट चीज तो बहुत अच्छा है, हमको एसी में रह के बहुत फायदा पहुंचाता है, बहुत ठंडा पहुंचाता है, एकदम आराम मिलता है। लेकिन इसका हानि भी बहुत है। रेफ्रिजरेंट बहुत पॉइजनस होता है। बहुत सारा रेफ्रिजरेंट पॉइजनस होता है और इन्फ्लेमेबल भी होता है। ठीक है, मतलब आग तुरंत लग सकता है उसमें, और भी बहुत प्रकार की हानियां हैं। लेकिन उन हानियों को छोड़ के अगर मेन दो हानि का बात किया जाए तो ये सब है जो आपको दिखाया गया है। इसका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, यानी कि ये ओजोन को काफी ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है, ओजोन परत को। और आपको पता है कि ओजोन परत यदि डिप्लीट हो जाए तो वहां से ऊपर से सूर्य की रोशनी से पराबैंगनी किरणें हमारी ओर पहुंच जाएगा, और जब पहुंचेगा तो हमारा स्किन को डैमेज करेगा। बहुत बार आंख के कॉर्निया को भी डैमेज कर दे सकता है ये पराबैंगनी किरणें, और आपको दिखाई तक नहीं देगा। उसी प्रकार दूसरा एक हानि है ग्लोबल वार्मिंग का। इसका ग्लोबल वार्मिंग जो है रेफ्रिजरेंट का, वो काफी ज्यादा होता है। किसके मुकाबले? CO2 के मुकाबले। अगर CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 माना जाए तो देखिए कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करता है। R12 जो पहला लगभग बहुत पुराना रेफ्रिजरेंट था, वो 10,000 गुना कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता था। हालांकि अब हम लोग का रेफ्रिजरेंट का जो है नया नया रेफ्रिजरेंट ढूंढने लगे हैं ताकि हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो और
ओजोन भी कम डिप्लीट करे। तो पहले सबसे पहले R12 आया था जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, उसमें हाइड्रोजन नहीं था। उसके बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आया जिसका कि नाम R22 दिया गया। इसका केमिकल फार्मूला राइट साइड यहाँ दिखाया गया है, ठीक है, ये केमिकल फार्मूला है। पहले जो आया उसका ओजोन काफी डिप्लीट किया R12 ने, और ये भी काफी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी काफी ज्यादा था। R22 का ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल थोड़ा कम हुआ उससे, लेकिन यहाँ भी ग्लोबल वार्मिंग रह ही रहा है। देख रहे हैं 1800 गुना है कार्बन डाइऑक्साइड का। R410A का जो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है वो 0 हो गया, लेकिन यहाँ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ गया। R410A 2 रेफ्रिजरेंट को मिक्स करके बनाया गया। उसके बाद R32 जो अभी रिसेंटली नया रेफ्रिजरेंट आया है वो हाइड्रोक्लोरोकार्बन है और ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल काफी कम है, माने 0 है R12 के मुकाबले। और ये देखिए ये भी बहुत कम है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले केवल 675 गुना है। तो ये एक्सेप्टेबल है थोड़ा। अभी हम नया नया रेफ्रिजरेंट इन्वेंशन कर रहे हैं ताकि आपको ओजोन डिप्लीशन 0 रहे और ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल है वो भी CO2 के मुकाबले काफ़ी कम हो जाए। मतलब CO2 के से कंपेयर करें तो उसके बराबर तक या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है। ये है डिटेल रेफ्रिजरेंट का। अब आते हैं केमिकल फार्मूला से हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग का देखिए फार्मूला दिया गया है RABC। अगर प्योर रेफ्रिजरेंट है तो RABC के रूप में हम लोग इसको नेमिंग कर सकते हैं रेफ्रिजरेंट का। देखिए कैसे होता है। R रेफ्रिजरेंट को डिनोट करता है, ये नंबर ऑफ कार्बन -1, B नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, C नंबर ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। इसका देखिए CCl2F2 जो कि R12 इसको नाम दिया गया। कैसे दिया गया आप यहाँ से केमिकल फार्मूला से देख पाएंगे। पहले R लिख देते हैं, इस फार्मूला से RABC के फार्मूला से R लिख दिया क्योंकि रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। A नंबर ऑफ कार्बन -1, यहाँ कार्बन कितना है 1, 1 - 1 तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन एक भी नहीं है इसमें तो उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1। उसके बाद नंबर ऑफ फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन 2, तो R012 हो गया। यहाँ से क्या प्रथा चला है कि 0 को हटा देना है, तो R12 आ गया, यही तो नाम है CCl2F2 का। उसी प्रकार से हम इसका भी नाम निकाल सकते हैं। ClF2 का वो आ जाएगा R22 और CH2F2 का भी नाम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा R32। इसका नाम थोड़ा अलग होता है, 2 रेफ्रिजरेंट को मिक्स करके बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम R4 से शुरू होता है। इसका थोड़ा डिफरेंट मेथड है, ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए देखिए, रेफ्रिजरेंट को डिफरेंट कलर के सिलेंडर्स में रखा जाता है क्योंकि कलर से आप आसानी से रेफ्रिजरेंट को पहचान सके, अगर नेमिंग से नहीं पहचान रहे हैं तो। हालांकि इसमें नेमिंग और रेफ्रिजरेंट लिखा हुआ होता है, दोनों होता है, तो इसे आपको आसानी से कौन सा जो रेफ्रिजरेंट इसमें है वो आसानी से आप पता कर सकते हैं। R12 का कलर वाइट होता है, R22 का लाइट ग्रीन होता है, R410A का रोज होता है। इसी प्रकार सब रेफ्रिजरेंट का अलग अलग कलर कोडिंग होता है सिलेंडर का, ताकि आप एक रेफ्रिजरेंट को किसी दूसरे एसी में यूज ना कर दें, क्योंकि डिफरेंट एसी डिफरेंट रेफ्रिजरेंट के लिए बना होता है। अब नया जो कलर कोडिंग आया है उसमें सब सिलेंडर को ग्रे कर दिया गया, आप देख पा रहे हैं राइट साइड, और बीच में नेमिंग कर दिया जाता है जो पुराना कलर था उस कलर से। देखिए R407C का कलर ऐसा था, हल्का रेड से हल्का डिफरेंट, तो वैसा नाम से इसको लिख दिया गया है। इससे आप अब पहचानते हैं सिलेंडर को। अब थोड़ा जल्दी प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसका है लो फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि यहाँ पर जानना यह है कि जो रेफ्रिजरेंट है वो एसी में काम करता है लिक्विड प्लस गैस में, ठीक है, लिक्विड प्लस गैस में रहता है, तभी तो पाइप में जब इधर से उधर उधर से इधर जा पाएगा। अगर ये सॉलिड बन जाएगा तो सॉलिड तो जम जाएगा तो फिर इधर उधर कैसे घूमेगा रेफ्रिजरेंट। तो हमको सॉलिड इसको नहीं बनने देना है, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट काफी लो होना चाहिए। इस टेम्परेचर तक कभी आएगा ही नहीं एसी में, एसी जो है इस टेम्परेचर पर कभी आएगा ही नहीं रेफ्रिजरेंट।
तो रेफ्रिजरेंट इस टेम्परेचर पर नहीं आएगा तो फ्रीज कैसे होगा, सॉलिड कभी बनेगा ही नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वैसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड सॉलिड बन जाए, तो वो तो कभी होगा नहीं। तो इसीलिए हमको चाहिए वैसा रेफ्रिजरेंट जो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट काफी लो हो, ताकि हम लोग लिक्विड प्लस गैस में काम करते रहें, कभी हम सॉलिड का दर्शन ना करें, क्योंकि सॉलिड जम जाता है। चलिए, वाटर को हम लोग रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है बर्फ बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। दूसरा पॉइंट है लो बॉइलिंग पॉइंट। अब देख सकते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट होने से क्या आसानी होगा, इससे आसानी होगा कि लिक्विड जो है आसानी से हमको गैस में बदल जाएगा। यही तो हमको चाहिए, लिक्विड से हमको गैस बनाना है, फिर गैस से फिर लिक्विड बनाना है, यही काम होता है रेफ्रिजरेंट का। ठीक है, तो आसानी से वाष्प में बदल जाएगा। इवापोरेटर में वो हवा के वाष्प को, हवा के हीट को खुद अवशोषित करके और वेपर के रूप में बदल जाएगा रेफ्रिजरेंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट -51 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो सकता है R22 रेफ्रिजरेंट जो है। तीसरा दे सकते हैं हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब हुआ अधिक गर्मी को अवशोषित करने का क्षमता होना चाहिए रेफ्रिजरेंट में। हीट जो है काफी ज्यादा हीट अगर अवशोषित कर लेगा रूम का, तो ठंडा हो जाएगा रूम, वही तो चाहिए हमको। चौथा, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी, इसको टीसी बोला जाता है। इसका क्या मीनिंग है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां से अगर आप उस टेम्परेचर के ऊपर अगर आप रेफ्रिजरेंट को ले जाएंगे तो वो रेफ्रिजरेंट गैस से फिर लिक्विड नहीं बन पाएगा, गैस से लिक्विड कभी नहीं बन पाएगा, तो हमारा काम तो हो ही नहीं पाएगा। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर मान लीजिए टीसी अगर 40 डिग्री रख लिए हम, तो 40 डिग्री के ऊपर तो कंप्रेसर का टेम्परेचर हो जाता है। वो अभी कंप्रेसर का टेम्परेचर कैसे होता है हम बताएंगे बाद में। अगर मान लीजिए कंप्रेसर का टेम्परेचर, कंप्रेसर जो है 50 डिग्री पर लेते आया उसको, रेफ्रिजरेंट को, और उस रेफ्रिजरेंट का क्रिटिकल टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो कभी ये फिर आ पाएगा लिक्विड में? क्योंकि कंप्रेसर से निकलने के बाद तो गैस के रूप में, वेपर के रूप में निकलता है। फिर इसको हम कितनों प्रेशर अप्लाई कर दें, ये लिक्विड के रूप में नहीं आ सकता। इसीलिए क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, उतना एफिशिएंटली एसी काम करेगा, उतना ज्यादा कूलिंग देगा हमको एसी। अब यहां वर्किंग देखते हैं एसी का। एसी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर वर्क करता है। इस साइकिल को नाम दिया गया है एसी का वर्किंग का। ये काम कैसे करता है? लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को कंप्रेसर, यहां से हम शुरू करते हैं, एक साइकिल के रूप में काम करता है। यहां से हम शुरू करते हैं कंप्रेसर से। कंप्रेसर लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को अपने अंदर लेता है और यहां से हवा को, माने गैस को काफी दबाता है, जिसके कारण हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर यहां पर निकलता है कंप्रेसर से। तो इसको सुपर हीटेड वेपर भी बोल सकते हैं। हिंदी में मैंने दिखाया, अत्यधिक गर्म भाप निकलता है भाप के रूप में। ये आता है कंडेंसर में। कंडेंसर में आप सोचिए कि मान लीजिए रेफ्रिजरेंट 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो गया, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहाँ कंडेंसर पर आता है, तो यहाँ होता क्या है, यहाँ एक पंखा के माध्यम से हवा को कंडेंसर में क्रॉस कराया जाता है। ये यहाँ एक पंखा होता है, उसको कंडेंसर फैन बोलते हैं। वो पंखा हवा को इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड इस तरह का किसी तरह से क्रॉस कराता है। मान लीजिए हवा का टेम्परेचर 40 डिग्री होगा, तो आप जानते हैं हीट कंडक्शन का नियम क्या बोलता है कि हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करता है। अब हवा यहाँ देखिए 40 डिग्री सेल्सियस पर है, वो कंडेंसर से गुजरेगा तो हवा के कांटेक्ट में क्या आएगा? रेफ्रिजरेंट। डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कॉइल होता है। कंडेंसर जो है कॉपर कॉइल से बना होता है। कॉपर कॉइल हीट को कंडक्ट काफी अच्छे तरीके से करता है, इसीलिए 70 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पर हीट का कंडक्शन होगा, और उस कंडक्शन के कारण क्या होगा, हीट रेफ्रिजरेंट से हवा में आ जाएगा, हवा थोड़ा गर्म हो जाएगा। मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर हवा गर्म होके इसको निकाल दिया पर्यावरण में, पर्यावरण से ही हवा लिया, पर्यावरण में ही निकाल दिया। अब जो बाहर निकलता है रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से, वो लिक्विड बन जाता है और टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हीट तो चला गया एयर में, टेम्परेचर हल्का सा कम हो जाएगा। मान लीजिए 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ गया रेफ्रिजरेंट का। अब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर पे होता है और इसको
एक्सपेंशन डिवाइस में लाया जाता है। एक्सपेंशन डिवाइस में आने के बाद ये लिक्विड क्या होता है, इसके बाद हम यहाँ से इसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ज़्यादा रेफ्रिजरेंट हम इधर से पास नहीं होने देते। उसके कारण क्या होता है, प्रेशर अचानक से बहुत कम हो जाता है। प्रेशर रेफ्रिजरेंट का अचानक से बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन डिवाइस से पहले जो है प्रेशर काफ़ी अधिक था। प्रेशर कम हुआ, उसके कारण टेम्परेचर भी कम हो जाएगा काफ़ी। एक्सपेंशन डिवाइस के बाद टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का काफ़ी कम हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर रेफ्रिजरेंट -20 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, ठीक है। इसके बाद -20 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड, अधिकांश यहाँ लिक्विड होता है, ये लिक्विड क्रॉस करेगा इवापोरेटर कॉइल से। इवापोरेटर कॉइल उसी तरह होता है, कंडेंसर कॉइल की तरह कॉपर कॉइल से बना होता है। यहाँ कॉपर पाइप होता है बहुत सारा, और यहाँ पर होता है ब्लोअर फैन। ब्लोअर फैन एक सिलिंड्रिकल फैन होता है, ऐसे इस प्रकार का होता है। यहाँ ब्लेड बना हुआ था बहुत सारा। ये क्या करता है, रूम एयर को खींचता है, रूम में जो हवा होता है आपका उपलब्ध उसको खींचता है, और इवापोरेटर कॉइल से पास कराते हुए आपको रूम में फ्रेश एयर देता है, फ्रेश एयर, ठीक है। अब ये कैसे देता है, इवापोरेटर मान लीजिए ब्लोअर जो है खींचा रूम एयर को, रूम एयर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पर है। इवापोरेटर में कॉइल में जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है कॉपर कॉइल में, वो -20 डिग्री सेल्सियस पर है। तो यहाँ पे भी हीट कंडक्शन का नियम लगेगा। 30 डिग्री सेल्सियस पर जो एयर है उससे हीट एब्जॉर्ब करेगा रेफ्रिजरेंट, और रेफ्रिजरेंट जो है एब्जॉर्ब करके खुद ऊपर जाएगा और ये वेपर के रूप में तब्दील हो जाएगा। ध्यान रहे कि यहाँ जो हीट एब्जॉर्ब करेगा रेफ्रिजरेंट वो लेटेंट हीट ऑफ वेपर होता है, उससे स्टेट चेंज होता है, लेकिन टेम्परेचर उस रेफ्रिजरेंट का काफ़ी चेंज नहीं होता। ये लिक्विड से वेपर तो बन गया, लेकिन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट के आसपास ही टेम्परेचर रह जाता है, ठीक है। ये फ्रेश और एयर हमको फ्रेश एयर ठंडा होकर मिलता है, क्योंकि हीट कहाँ से कहाँ जाएगा, अभी जो है हीट, एयर का हीट वेपर में चला जाएगा और एयर ठंडा हो जाएगा। ये मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस एयर आ गया, ये रूम में चला गया, ये रूम में चला गया, तो आपको ठंडा महसूस होगा ना, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे जो वेपर आया इसको प्योर वेपर के रूप में तब्दील कर दिया जाता है, थोड़ा सा और एक्सपांशन डिवाइस को कंट्रोल करके, ताकि कंप्रेसर में जो जाए रेफ्रिजरेंट वो लिक्विड के रूप में ना हो, क्योंकि लिक्विड कंप्रेसर को हानि पहुंचाता है, कंप्रेसर को पूरी तरह से डैमेज भी कर सकता है। इसीलिए लो प्रेशर वेपर को ही, सैचुरेटेड वेपर को ही कंप्रेसर में प्रवेश कराया जाता है फिर से। और ये रेफ्रिजरेंट को पंप करने का पूरा काम कौन करता है, यही करता है कंप्रेसर। खींचता भी है रेफ्रिजरेंट को, वेपर को, इधर से लो प्रेशर वेपर को, और हाई प्रेशर वेपर को, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर को, और फेंकता भी है कंडेंसर की ओर। तो ये पूरी वर्किंग है एसी का, मोटा मोटी वर्किंग यही है। अब देखिए यहाँ थोड़ा डिटेल में दिखाया गया है कंप्रेसर का। देखिए कंप्रेसर ऐसा होता है, ऐसा एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जो कंप्रेस करता है वेपर को और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर को प्रोड्यूस करता है। यहाँ देखिए कंडेंसर ऐसा रहता है, ये कॉपर कॉइल होता है, ठीक है, ताकि हीट कंडक्शन आसानी से हो। और ये कंडेंसर फैन है जो हवा को इधर से, पर्यावरण की हवा को ही खींचता है और पर्यावरण की हवा को गर्म करके बाहर भेजता है। यहाँ रेफ्रिजरेंट की कूलिंग होती है, लेकिन हवा गर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ से लिक्विड बन के कंडेंसर से बाहर निकलता है रेफ्रिजरेंट, यहाँ ड्रायर में आता है। ड्रायर का काम मैं बता दूं, ड्रायर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट में से मॉइस्चर अगर हो, वाटर मॉइस्चर, तो उसको एब्जॉर्ब करता है, अशुद्धि भी हो तो उसको भी एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद एक्सपेंशन डिवाइस में आता है, इसका काम मैंने आपको बता दिया है। अब आइए इवापोरेटर पर। इवापोरेटर कॉइल भी कॉपर का हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हीट कंडक्शन कॉपर में काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ एक ब्लोअर फैन होता है जो सिलिंड्रिकल ब्लोअर फैन होता है, वो वार्म रिटर्न एयर को खींचता भी है और इवापोरेटर के थ्रू गुजारता है, ताकि आपको ठंडा हवा प्राप्त हो। ये एक ऐसा कॉइल होता है इवापोरेटर कॉइल। यहाँ पर आपको ब्लोअर कहीं मौजूद होता है, और ऐसे पूरा साइक्लिक प्रोसेस चलते रहता है। फिर से कंप्रेसर में लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर आएगा, फिर से ये गर्म करेगा, और यही कार्यक्रम पूरी चलते रहता है और आपको ठंडा हवा मिलते रहता है। यहाँ पे एक ग्राफ्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं पूरा प्रोसेस को, जो प्रोसेस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में होता है, जिससे आपको एसी में ठंड मिलती है, वो प्रोसेस आपको पूरा इस
टीएस डायग्राम में समझाया गया है। ये देख सकते हैं, ये T2 इसका नाम दे दूं मैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 से शुरू करते हैं। इवापोरेटर में जब लिक्विड को क्रॉस कराया जाता है तो क्या होता है? इवापोरेटर में जब लिक्विड को क्रॉस कराया जाता है तो लिक्विड से वेपर बनता है, रेफ्रिजरेंट, रूम के हीट को एब्जॉर्ब करके। देखिए हीट क्यू इन, हीट को एब्जॉर्ब किया और क्या बन गया है? वेपर बन गया। इस वेपर को प्रवेश कराया जाता है कंप्रेसर में, कंप्रेसर खुद खींचता है और उसके बाद हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर यहाँ आएगा P2 और T2 पे। P2 काफ़ी हाई होता है, T2 भी काफ़ी हाई होता है। उसके बाद इसको जो है ये कंडेंसर के से होकर गुजरता है और वहाँ पर रेफ्रिजरेंट खुद अपना हीट लूज करता है और हवा जो है वो गर्म होता है। यहाँ पे इवापोरेटर में उल्टा होता है, हीट गेन करता है कौन? रेफ्रिजरेंट, और हीट लूज कौन करता है? रूम एयर। तो रूम एयर हीट लूज करेगा तो आपको ठंडा महसूस होगा ही। उसके बाद इसको एक्सपांसन भाल्व में घुसाया जाता है जिससे टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी ड्रॉप कर जाता है यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पर फिर से आ जाता है और ये ऐसे ही साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पर एक टर्म दिया गया है स्पेसिफिक एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के बारे में बता दो। एंट्रोपी डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताता है, किसी भी सब्सटेंस के डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताता है एंट्रोपी। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना फ्री है उस सब्सटेंस का प्रत्येक एटम, वो चीज एंट्रोपी से पता चलता है। तो सॉलिड का जो है, सॉलिड का सबसे कम फ्री रहेगा, उससे ज़्यादा लिक्विड का फ्री रहेगा, उससे ज़्यादा गैस का फ्री रहेगा प्रत्येक आइटम, एटम। तो एस जो है, एस सॉलिड कम होगा, एस लिक्विड ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा एस गैस होगा, गैस या वेपर जो भी बोल लें आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब वेपर के रूप में बदला था 4 से 1 होते हुए तो एंट्रोपी बढ़ गया। देखिए एंट्रोपी बढ़ा। अब जब ये कंप्रेसर में कंप्रेस किया जाता है वेपर को तो वेपर से वेपरे रह जाता है, तो एंट्रोपी यहाँ कांस्टेंट। फिर वेपर से जब लिक्विड बनेगा तो एंट्रोपी घटेगा। देखिए एंट्रोपी घटा है यहाँ पर 2 से 3 में। अब फिर उसके बाद क्या होता है? एक्सपांसन भाल्व में ले जाते हैं तो प्रेशर टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप करता है तो थोड़ा थोड़ा वाष्प बनता है यहाँ भी, क्योंकि जगह इतना ज़्यादा मिल जाता है कि थोड़ा सा वाष्प यहाँ भी माने गैस के रूप में बनता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा एंट्रोपी ड्रॉप करता है। हालांकि मैक्सिमम कांस्टेंट ही, यहाँ कांस्टेंट टाइप से ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ड्रॉप करता है। इसी साइक्लिक प्रोसेस को इसमें भी समझाया गया है। आप पूरी इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। उसी प्रोसेस को और आसानी से इसमें समझ सकते हैं आप। देखिए यहाँ आसानी से एक प्लांट के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ देखिए आउटडोर यूनिट है, ये एसी का आउटडोर यूनिट है। ये पूरी यूनिट जो आप देख रहे हैं ये आउटडोर यूनिट है। और यहाँ पे रूम के अंदर जो ब्लोअर है, इवापोरेटर है, ये चीज इंडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट क्या करता है? इसमें जो कंडेंसर फैन होता है हवा को खींचता है। इधर छेदा होता है, हल्का छोटा छोटा छेदा होता है, इधर से हवा को खींचते हुए गर्म हवा को ऊपर फेंक देता है। और हवा को जब खींचता है उससे एक और अच्छा काम क्या होता है? कंप्रेसर भी मेरा कूल होता है, क्योंकि कंप्रेसर कंप्रेस करता है ना जब रेफ्रिजरेंट को, तो खुद भी बहुत गर्म हो जाता है। तो इसको ठंडा करना बहुत जरूरी है। ठंडा किससे होगा? एम्बिएंट एयर यानी कि पर्यावरण की हवा से जो खींचता है कंडेंसर फैन, उससे ये ठंडा होता है। कंप्रेसर भी और रेफ्रिजरेंट भी, दोनों यहाँ ठंडा होता है। यहाँ से देखिए इवापोरेटर के माध्यम से ब्लोअर जो है रूम एयर को खींच के ब्लोअर के माध्यम से गुजारता है और रूम में आपको ठंडा हवा मिलता है। यहाँ पर रूम एयर का इनटेक जहाँ होता है वहाँ एक फिल्टर लगा होता है। ये देखिए ऐसे फिल्टर लगा होगा ताकि रूम एयर में जो भी गंदगी है आदमी फैलाए या कोई भी फैलाए, सब यहाँ अवशोषित कर लेता है फिल्टर, और फ्रेश एयर आपको फिर से उसी एयर को फ्रेश बना के आपको रूम में फ्लो करवाया जाता है। अब टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होता है? तो रिटर्न एयर के पास यहाँ पर एक थर्मोस्टेट लगा होता है, थर्मोस्टेट लगा होता है। ये रिटर्न एयर के टेम्परेचर को यानी कि रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है कितना डिग्री पर है। मान लीजिए ये 35 डिग्री सेल्सियस पर है और आप जो रीडिंग दे रहे हैं, जो आप रिमोट से रीडिंग इसको दे रहे हैं कि हमको 30 डिग्री सेल्सियस पर चाहिए, तो दोनों का कंपैरिजन होता है एसी के अंदर और देखता है कि 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर है दोनों। तो इसको कम करने के लिए क्या करेगा? कूलिंग और बढ़ाना है तो कंप्रेसर को और थोड़ा कुछ कंट्रोल सिस्टम के द्वारा कंप्रेसर को और तेज कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा? कूलिंग और होने लगेगा और आपको 30 डिग्री टेम्परेचर यहाँ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली।
फिर आप मान लीजिए रीडिंग 40 डिग्री कर दिए, 40 डिग्री टेम्परेचर हमको चाहिए, तो फिर क्या करेगा, कंप्रेसर कम काम करना बंद कर देगा। कम काम करना बंद करेगा तो आपको आसानी से यहां मिल जाएगा ज्यादा टेम्परेचर। अब अगर ठंडा दिन में हम इसको अगर चाहें कि हमको गर्मी चाहिए तो क्या करेंगे, इवापोरेटर के बाद यहाँ अगर एक हीटर लगा दें, इलेक्ट्रिक हीटर, तो क्या होगा, ब्लोअर रूम के ठंडा हवा को लेगा, आपको गर्म करके दे देगा, क्योंकि ठंडा में तो गर्मी हवा चाहिए हमको ना। और इधर कंप्रेसर और कंडेंसर वगैरह का कोई काम नहीं रहेगा, केवल ब्लोअर चला देंगे और हीटर यहाँ रख देंगे तो आपको गर्मी मिलने लगेगा। ठीक है, ये काम होता है यहाँ पे। अब एक और बात बताना आपको जरूरी है कि गर्मी में जब रूम एयर को इनटेक लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अभी मैंने एग्जांपल में दिखाया था कि -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे रेफ्रिजरेंट होता है। तो इतना कम टेम्परेचर में अगर 30 डिग्री सेल्सियस वाला वार्म एयर गुजरेगा तो यहाँ काफ़ी ठंड का अनुभूति होगा उस वार्म एयर को। तो उससे क्या करेगा, जो पानी में जो वेपर मौजूद होता है, सॉरी एयर में जो पानी का अंश मौजूद होता है, वो यहाँ कंडेंस कर जाता है, यहाँ जम जाता है, इसका सरफेस पर जम जाएगा, नहीं जम जाएगा। अचानक से टेम्परेचर कम कर दोगे तो क्या होगा, जमेगा ही, पानी जम जाता है। तो पानी यहाँ से इसको क्या करते हैं, पानी को किसी ट्रे में किसी एक प्रकार का बर्तन में कलेक्ट करके पानी को बाहर निकाल देते हैं हम। तो इससे क्या हुआ, हवा में जो रूम का एयर में जो पानी मौजूद था, जो मॉइस्चर मौजूद था, जो ह्यूमिडिटी था, उसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो दोनों चीज कंट्रोल हो गया, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल हो गया और टेम्परेचर भी कंट्रोल हो गया। ये काम यहाँ से होता है। तो आशा करता हूँ इस जो ये पिक्चर है उससे आपको काफी अच्छा से समझ में आ गया होगा एसी कैसे काम करता है। पूरी यही फॉर्मूला है एसी का। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसी दिखाया गया है। मेनली 2 टाइप का एसी होता है, स्प्लिट एसी और पैकेज एसी। स्प्लिट एसी में एक इंडोर यूनिट होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है, दोनों अलग अलग जगह होता है। स्प्लिट का नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। पैकेज एसी में क्या होता है, पैकेज एसी जैसा कि नाम ही बता रहा है कि दोनों इंडोर आउटडोर यूनिट दोनों सेम जगह होगा। रूम स्प्लिट एसी इसका एग्जांपल हो गया स्प्लिट एसी का। बिगर सेंट्रलाइज्ड एसी जो प्लांट का एसी होता है, उसका आउटडोर यूनिट बाहर होता है, इंडोर यूनिट अंदर होता है, इसलिए ये भी स्प्लिट एसी। पुराना ट्रेन का कोच में भी एसी जो लगा होता था वो स्प्लिट एसी था, क्योंकि इंडोर यूनिट इसका कोच के अंदर रहता था, आउटडोर यूनिट जो है नीचे ट्रेन के बॉगी में लगा हुआ होता था। पैकेज यूनिट विंडो एसी, इसमें भी सब चीज इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व सब एक ही जगह होता है। टावर एसी में वैसा ही है, सब एक ही जगह होता है। और आरएमपीयू जो नया ट्रेन का नया कोच है, उसमें जो एसी यूनिट लगा रहता है वो भी पैकेज एसी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि सब चीज उसी के अंदर होता है। आप टनेज ऑफ एसी समझते हैं, एसी का कैपेसिटी जो है वो 1 टन बोला जाता है। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा थोड़ी कि 1 टन मतलब 10 क्विंटल होता है तो 10 क्विंटल का एसी रहेगा। ये वजन नहीं बताता है, ये कूलिंग कैपेसिटी बताता है। कूलिंग कैपेसिटी मतलब 24 घंटे में अगर 1 टन एसी से अगर किसी रूम से हीट निकाला जाए तो वो हीट 1 टन बर्फ को 24 घंटे में पिघला सकता है। सिंपल मीनिंग समझ में आ गया। 1 टन एसी किसी रूम के हीट को निकाला अगर, तो 24 घंटे में वही हीट 1 टन बर्फ को पिघला सकता है। तो ये कूलिंग कैपेसिटी को ही बताता है कि कितना कूल आपके रूम को एसी कर सकता है। 2 टन रहेगा तो इससे 2 गुना कूल करेगा, 3 टन रहेगा तो 3 गुना कूल करेगा 1 टन से। तो ये चीज इसमें है। यहाँ पर स्प्लिट एसी की और थोड़ा डिटेल में दिखाया गया। देखिए इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट अलग अलग करके, ये आउटडोर यूनिट है, ये इंडोर यूनिट है। ये रूम के अंदर रहता है, ये रूम के बाहर रहता है। ये देखिए कैसे हवा अंदर लेता है, हवा अंदर लिया, यहाँ कंडेंसर फैन होता है, कंडेंसर कॉइल से गुजारते हुए हवा को बाहर कर देता है, यहाँ हवा गर्म होता है जैसा कि मैंने बताया आपको। ये देखिए स्प्लिट एसी में ऐसा कुछ ब्लोअर रहता है। ब्लोअर देखिए गोल सिलेंड्रिकल आकार का है, जैसा मैंने बताया पहले। यहाँ से एयर फिल्टर के माध्यम से रूम एयर को इन कराया जाता है और फ्रेश एयर इधर से आउट कर देगा। ये जो है इवेपोरेटर से होते हुए हवा को गुजार के यहाँ फ्रेश एयर, आपको फ्रेश और ठंडा एयर रूम में आ जाता है। अब दूसरा एसी देखते हैं। ये देखिए विंडो एसी। विंडो एसी यहाँ से रूम एयर को इन कर लेता है। रूम एयर जो कि थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है उसको इन इधर से लेता है, उसको इवेपोरेटर से गुजारते हुए इधर फ्रेश एयर दे देता है। डिटेल फिगर यहाँ दिया हुआ है।
सारा चीज वैसा ही काम है इसका, और कुछ अलग नहीं है। आप इसको फिगर को देख के समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अब देख लीजिए। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ये देखिए बड़ा प्लांट जो बताया था मैंने, स्प्लिट एसी, देखिए आउटडोर यूनिट बाहर लगा हुआ है। कंप्रेसर देखिए आउटडोर यूनिट में ही है, ये कंप्रेसर है, ये कंडेंसर कॉयल है, ये कंडेंसर फैन है। तो इधर से हवा गुजरेगा, छेदा रहता है उधर पीछे साइड, हवा गुजरेगा कंडेंसर कॉयल में, कंडेंसर कॉयल में गुजरेगा तो उसको ठंडा करेगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, सॉरी वेपर रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेसर से होते हुए जो कंडेंसर में जाता है उसको कूल करेगा, और इधर से जो हवा जाएगा एम्बिएंट एयर वो कंप्रेसर को भी कूल करेगा। ये देखिए 2 पाइप है, इस पाइप के माध्यम से रेफ्रिजरेंट बाहर जाता है और एक पाइप के माध्यम से अंदर आता है। यहाँ इवापोरेटर है, सब वही काम है पूरा पूरी, तो इसको अलग से समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए RMPO, ये भी पैकेज यूनिट है। यहाँ पे देखिए रिटर्न एयर फिल्टर लगा होता है दोनों साइड, 2 रिटर्न एयर फिल्टर है। ये कोच के एयर को अंदर लेता है, कोच के एयर को अंदर लिया और इसी को इवापोरेटर कॉइल से घुमाते हुए यहाँ ब्लोअर होता है, ये अंदर में ब्लोअर होता है और फ्रेश एयर इधर से गुजार देता है, और एक डक्ट के माध्यम से आपको आपके सीट तक फ्रेश एयर को पहुंचाया जाता है, ठंडा हवा को। रूम एयर इधर से लिया और फ्रेश एयर इधर से गुजारा। क्योंकि कोच जो है पूरा पूरी पैक होता है, इसीलिए यहाँ साइड से एक फ्रेश एयर भी थोड़ा सा मिला के लाया जाता है। इधर साइड में फ्रेश एयर फिल्टर भी होता है, इससे कुछ थोड़ा थोड़ा 10% के आसपास, 5% 10% के आसपास फ्रेश एयर लिया जाता है दोनों साइड से, और उसको मिलाते हुए फ्रेश एयर फिल्टर के माध्यम से फ्रेश करके उसको इधर गुजारा जाता है, ताकि फ्रेश एयर पैसेंजर को मिले और सफोकेशन टाइप से स्थिति ना हो। यहाँ देखिए एक कंडेंसर है, कंडेंसर हवा को ऊपर फेंकता है, इधर से हवा को खींचता है। यहाँ कंप्रेसर होता है, कहीं दो कंप्रेसर होता है, इसमें कंप्रेसर भी ठंडा होता है। कंडेंसर फैन जो है हवा को गर्म करते हुए ऊपर फेंकता है। यहाँ जो कंडेंसर कॉइल होता है उसमें रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है। ये देखिए टावर एसी, टावर एसी क्या करेगा, इधर से रूम एयर को इन लेगा और इधर से फ्रेश एयर आपको आउट देगा। इसमें भी सारा चीज इसी के अंदर होता है, जो भी सारे कंपोनेंट है एक ही पैकेज के अंदर होता है, इसलिए पैकेज एसी इसको बोल सकते हैं। अब पीछे का साइड का देखिए एक पंप लगा, एक पाइप लगा देता है, और एग्जॉस्ट कंडेंसर फैन का जो एग्जॉस्ट है, जो गर्म हवा है, उसको तो कहीं फेंकना होगा बाहर ना। रूम के अंदर फेंकिएगा तो रूम तो गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये एसी तो होता है रूम के अंदर, स्टैंड ट्रॉली टाइप से खड़ा होता है। तो ये रूम का हवा तो लेता है, रूम का हवा लिया अंदर, ठंडा होता है, वो क्या करेगा, कंडेंसर कॉइल के अंदर के रेफ्रिजरेंट को ठंडा करेगा, और हवा खुद गर्म होगा। उस गर्म हवा को हम लोग रूम के बाहर पाइप के माध्यम से छोड़ देते हैं। यह है टावर एसी। कैसेट एसी एक स्प्लिट एसी टाइप से होता है, यह स्प्लिट एसी है। इधर से इसका इनटेक है, एयर इधर से अंदर जाता है। ये इंडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट जैसा होता है। ये देखिए पाइप है, एक पाइप से रेफ्रिजरेंट आता है, दूसरा पाइप से जाता है, ठीक है। यहाँ एक ब्लोअर चलते रहता है इसके अंदर, वो इसको खींचता है और इवापोरेटर से गुजारते हुए रूम एयर को, फ्रेश एयर को इधर से फेंक देता है। ये है फ्रेश एयर, ये चारों ओर फेंकता है हवा, तो काफी अच्छा कूलिंग होता है कैसेट एसी का। ये ऊपर सीलिंग में लगा होता है, इसलिए इसका सुंदरता जो है देखते ही बनता है। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, ये सीलिंग पे लगा होता है। तो आशा करता हूँ एसी के बारे में पूरा डिटेल आपको मिल गया है। अगर मिल गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।